हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मैंने देखा था कि कल की वीडियो में मैंने बार बार जिंगी को डैन कह रहा था और कुछ लोगों ने कमेंट किया। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं जिंगी को बार बार डैन कह रहा था। इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकती, बस प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना, ओके। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप टीयर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जालूशी ने विंग को अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया था। अब आगे जालूशी और विंग एक कैफ़े में बैठे हुए थे। वो दोनों आमने सामने एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी जालूशी एक स्माइल करता है और अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम इस ब्रेसलेट को देख रहे हो विंग। विंग उस ब्रेसलेट की तरफ देखता है। वो ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। विंग उस ब्रेसलेट की तरफ देखता है, उसके बाद फिर से जालूशी की तरफ देखता है। तभी जालूशी उस ब्रेसलेट को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, जब मैंने इस ब्रेसलेट को पहली बार देखा था तभी मुझे ये एक पहली नज़र में पसंद आ चुका था। और तुम्हें पता है, जो चीज़ मुझे पसंद आता है वो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती किसी और के पास रहे। इसलिए जब मुझे ये चीज़ पसंद आ गई थी, तब कि एक और लड़की थी जिसे भी सेम ब्रेसलेट पसंद आ गई थी और उसने मेरे पहले ही इसे बाय कर लिया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही कामली उस लड़की से कहा कि देखो, मुझे ये ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है, प्लीज़ मुझे ये दे दो। लेकिन उस लड़की ने मुझसे ये ब्रेसलेट ले लिया और कहा कि नहीं, उसने ये पहले पसंद किया है, इसलिए ये ब्रेसलेट बस उसका है। यह सुन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने उस लड़की से इस ब्रेसलेट को छीन तो लिया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उस लड़की से उसका सब कुछ छीन लिया। उस लड़की को मैंने रोड पे ला दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़की ने मेरी चीज़ों पर अपनी आँखें उठाकर देखने की हिम्मत की है। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरी चीज़ों पर अपने आँख उठा के भी देखे। जो चीज़ मेरा है उसे मैं हासिल करके ही रहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो इस ब्रेसलेट को सहलाने लगा, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा है उस ब्रेसलेट से। लेकिन जालूशी की नज़रों को और उसकी बातों को सुन के ही लग रहा था कि वो उस ब्रेसलेट से प्यार नहीं, वो उस ब्रेसलेट से ऑब्सेस है। और वो जालूशी की बातों से ही समझ आ रहा था। विंग को पता है जालूशी शायद उसे कुछ समझा रहा है, लेकिन विंग को समझ नहीं आ रहा है। वो फिर से जालूशी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जालूशी का एक्सप्रेशन, जो अभी तक ब्रेसलेट को देखकर इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, विंग की तरफ देखते हुए वो एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका था। वो विंग की तरफ देखते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मेरी चीज़ों से दूर रहो। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखने लगा। विंग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि जालूशी उससे क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी विंग चुप ही रहता है और जालूशी की तरफ देखने लगता है। तभी जालूशी फिर से कहता है, तुम जिसे अपने साथ ले रहे हो वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। वो तुमसे बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करता है। वो मुझे डिज़र्व करता है और तुम बस उसे अपने साथ बांध के रखे हो। यह सुनने के बाद विंग एक स्मिक करता है और जालूशी की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं उस पर्सन को अपने साथ बांध के रखी हूँ, तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम्हें उस पर्सन के पास जाओ और उससे कहो कि तुम उससे बेतहा मोहब्बत करते हो। फिर देखो क्या वो पर्सन तुम्हारे पास आता है या फिर वो मेरे पास ही रहता है। ये सुनते जालूसी गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अगर उसे छोड़ दोगे वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। तो विंग हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। वेल मैं समझ गया, लेकिन एक बात, मैंने उसे बांध के रखा ही कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखता कि वो उसका हाथ या पैर किसी चीज़ से बांधा हुआ है। उसका हाथ पैर तो खुला ही रहता है, तो वो तो खुद ब खुद डांस भी करता है। क्या तुमने नहीं देखा है? ऐसा कहते हुए जालूशी की तरफ बहुत ही इनोसेंटली देखने लगा। फिर जालूशी गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम उसके साथ अपनी सारी रिलेशन तोड़ दो। ये सुनते ही विंग का फेस का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। वो अपनी डार्क वॉइस में जालूशी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, और वैसा मैं क्यों करूँ? तुम्हारे लिए? क्यों? तुम मेरे ऐसे क्या लगते हो कि मैं तुम्हारे लिए उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दूँ? ये सुनते ही जालूशी घूर कर विंग को देखता है। वो कुछ नहीं कह पाता। तभी विंग अपनी जगह से थोड़ा सा झुकता है और जालूशी की फेस की करीब आते हुए कहता है, वो मेरा है और बस मेरा ही रहेगा। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो,
तुम कभी उसे नहीं पा सकते हो, कभी नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपनी सीट से खड़ा होता है और ज़ारुश की तरफ घूरने के बाद वहाँ से चला जाता है। ज़ारुश तुरंत ही अपने टेबल पर जो कॉफ़ी मग था उसे ज़ोर से फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ के आसपास जितने भी वेट्रेस थे वो ज़ारुश के पास आ जाती है और कहता है, मैम आप ठीक तो है ना। लेकिन ज़ारुश उन सब के ऊपर शाउट करता है और वहाँ पर पैसे फेंक के चला जाता है। वो सारे वेट्रेस ज़ारुश को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बिहेवियर काफ़ी अजीब था। उन लोगों को कुछ नहीं समझ आता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग और वांग जी दोनों ही विंग के अपार्टमेंट के डोर को ओपन कर रहे थे। वांग जी विंग के अपार्टमेंट की डोर को ओपन करता है और वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। इन सारे रास्ता विंग बहुत ज़्यादा सीरियस था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा कि विंग को अचानक से क्या हो गया। सब कुछ तो ठीक ही था, विंग इतना खुश भी था कि वो स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अचानक से उसका मुंह क्यों लटका हुआ है। वांग जी को विंग को देख कर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि विंग इतना ज़्यादा सीरियस रहता है। इसलिए वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है, क्या किसी ने फिर से तुम्हें कुछ कहा है। ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर तक वांग जी की आंखों में देखता है, उसके बाद अपने सर को नाम में हिलाता है और वांग जी के लिप पर पैक करते हुए उसे कहता है कि वो फ्रेश हो जाए। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है, लेकिन वो विंग को पुश नहीं करना चाहता, इसलिए वो बस विंग के बालों को रफल करता है और बाथरूम में चला जाता है। पहले वांग जी शावर लेके आता है, फिर वो रूम में जाके अपनी ड्रेस को चेंज करने लगता है। विंग शावर लेने जाता है और जब शावर लेके आता है तो वो देखता है वांग जी बेड पे बैठा हुआ है और अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा है। विंग थोड़ी देर तक वांग जी को देखता है। विंग अभी अपने बाथरूम में था। वांग जी को थोड़ी देर तक दिखता है, उसके बाद अपनी ड्रॉअर से एक पैकेट को निकलता है और उसे वांग जी की तरफ फेंक देता है। विंग जब वांग जी की तरफ उस पैकेट को फेंकता है तो वांग जी की नज़र उस पैकेट पर जाता है, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर एक स्प्रेक आ जाता है। वांग जी जब विंग की तरफ देखता है, विंग की वेट बॉडी को देखकर वांग जी की आंखें डार्क हो जाता है। विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ते हुए अपनी बाथरूम को खोल देता है। विंग की ऐसी सेक्सी बॉडी को देखकर वांग जी की आंखों में लस्ट और हंगर साफ साफ देखा जा सकता है। विंग तुरंत उस कॉन्डम के पैकेट को अपने हाथ में लेता है और दांत से उस कॉन्डम के पैकेट को फाड़ देता है। वांग जी की इस एक्शन को देखकर विंग एक स्मिक करता है और तुरंत ही वांग जी के पास उस बेड पे चला जाता है। अब हमें कॉम्पिटिशन के दिन का सीन दिखाया जाता है। इन दिनों वांग जी ने बैंड के सारे लोगों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया था, क्योंकि बेशक बैंड के सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे और वांग जी खुद इतना अच्छा डांसर था, लेकिन फिर भी उसे पता था उनके अपोनेंट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के बैंड भी कुछ कम नहीं है, इसलिए वांग जी अपने प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। आज कंपटीशन का दिन था। विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। उससे सेम नर्वसनेस फील हो रहा था जिस दिन उसने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करा था उस दिन की तरह। और न्योसंग का तो आज फर्स्ट परफॉर्मेंस था स्टेज पर। न्योसंग को तो विंग से ज़्यादा एंजाइटी हो रहा था। वो बस उस हॉल रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था और कह रहा था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये बोचंग न्योसंग के पास आता है और उसे एक ठंडा जूस का बोतल देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम ज़रूर कर पाओगे। ये ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। अगर तुम स्टेज पे जाओगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। ये सुनने के बाद न्योसंग अपने हाई रोल करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ये सब ईजी हो सकता है, तुमने पहले बहुत बार स्टेज पे परफॉर्म किया है, लेकिन ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। मुझे पता नहीं मैं कैसा करूँगा। अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो कैप्टन मुझे सीधा स्टेज से नीचे फेंक देंगे। ऐसा कहते हुए वो चिल्लाने लगा और जूस की बोतल को तुरंत ही खोल के एक झटके में जूस की बोतल को खाली कर देता है, जिसे देखकर बोचंग एक स्माइल करता है और न्योसंग के सिर को रफल करते हुए कहता है, तुम कर पाओगे, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा खराब होगा। तुम इधर से उधर घूमने से अच्छा एक काम करो, मेरे साथ एक बार डांस की प्रैक्टिस कर लो। ऐसा कहते हुए वो न्योसंग के हाथ से उस खाली बोतल को लेता है, उसे डस्टबिन में फेंकता है और न्योसंग के हाथ को लेकर उसे शीशे के सामने खड़ा कर देता है। न्योसंग भी उसे फॉलो करने लगता है। तभी वो उस म्यूज़िक को फिर से ऑन करता है और वो दोनों फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। विंग अभी एक जगह बैठा हुआ था और अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देख रहा था, जहाँ वांग जी उसे मैसेज कर रहा था कि वो काम रहे, वो सब कुछ ठीक ठाक कर लेगा। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी की रिप्लाई देता है, हाँ वो काम है। लेकिन विंग को भी पता है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं है। अंदर अंदर उसे जो फीलिंग हो रहा है वो शायद वो वांग जी को भी बयान नहीं कर सकता।
विंग वांगी से बात कर ही रहा था कि तभी उसके सामने जिंगी आ जाता है और वो उसके पास आके बैठ जाता है। विंग भी जिंगी को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो अपने फ़ोन को साइड में रखता है और नियोसंग की तरफ देखने लगता है। नियोसंग और बोचंग मन लगा के प्रैक्टिस कर रहा था। नियोसंग अपनी एंजाइटी को काम करने के लिए बार बार बोचंग की तरफ देख रहा था और बोचंग नियोसंग को काम करने के लिए एक स्माइल कर रहा था। तभी जिंगी कहता है, मुझे लगता है हमें भी उन्हें जाके ज्वाइन करना चाहिए हमारी एंजाइटी को कम करने के लिए। ये सुनने बाद विंग एक स्माइल करता है और अपने सिर को हाँ में हिलाकर वो और जिंगी नियोसंग और बोचंग को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो चारों ही एक साथ डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे सीनियर्स के साथ नियोसंग, जिंगी और विंग ये चारों स्टेज के ऊपर जा रहे थे और बाकी सारे जितने भी जूनियर्स नीचे परफॉर्म करने वाले थे वो सब लोग अपनी पोजीशन ले चुके थे। नियोसंग, विंग और सारे सीनियर्स जब अपनी अपनी जगह ले लेता है तभी सामने इतने बड़े क्राउड को देखकर नियोसंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसके आंखों में उसका डर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी विंग नियोसंग की तरफ देखता है। नियोसंग तभी विंग की तरफ देखता है। उसके आंखों देख के समझ आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। तभी विंग एक एश्योरेंस स्माइल करता है और नियोसंग की तरफ देखकर धीरे से कहता है, तुम कर पाओगे, हम कर पाएंगे, अपने आप पे भरोसा रखो। ऐसा कहते हुए वो विंग के नियोसंग की तरफ देखकर एक बहुत ही ब्राइटली स्माइल कर देता है। विंग के ऐसे कॉन्फिडेंस स्माइल देखकर नियोसंग भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करता है। वो विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर वो बोचंग की तरफ देखने लगता है। बोचंग नियोसंग की तरफ ही देख रहा था। वो भी नियोसंग की तरफ देखकर स्माइल कर देता है, जैसे वो स्माइल से कहना चाहता हो कि तुम कर पाओगे, बिल्कुल मत डरो। वांगजी भी एक बार पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है और नोट करता है। उसके बाद उन दोनों का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। वो लोग बहुत ही वंडरफुल परफॉर्मेंस करते हैं, वंडरफुल। उनके परफॉर्मेंस पहले से ही इतना ज़्यादा धमाकेदार था कि पूरे क्राउड में बस ब्लैक फायर के नाम पर हूटिंग हो रहा था और कुछ कुछ गर्ल्स बस वांगी के नाम पर हूटिंग कर रहे थे। जिसे सुनने के बाद नियोसंग और बाकी ग्रुप के सारे मेंबर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे। वो अपनी 200% देकर उस परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना रहे थे और वो लोग सेटिस्फाइड भी थे अपने परफॉर्मेंस से, बिकॉज उस क्राउड से जितनी ज़्यादा हूटिंग आ रहे थे उन सब से ही पता चल रहा था कि सब लोग उनकी परफॉर्मेंस को कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और आखिर में जब उन लोगों का परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है तो धमाकेदार फायर क्रैकर्स उन लोगों की तरफ गिरता हुआ वो पार्टी पेपर्स जो और उस क्राउड में सुनाई दिया हुआ वो क्लैपिंग और हूटिंग के साउंड उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करवा रहा था। उन लोगों को और अंदर से और भी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करवा रहा था। उन लोगों को ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि वो लोग अभी थक गए इतना लंबा परफॉर्मेंस देने के बाद। उसके बाद थोड़ी ही देर में वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को ख़त्म करके सबको बो करते हैं और स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी से उनका बैंड परफॉर्म करने वाला था और उनके बैंड के परफॉर्मेंस के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन सा बैंड जीता है इस बार। सब लोग अपने अपनी सीट ले लेते हैं। ब्लैक फायर बैंड के सारे मेंबर भी अपनी अपनी सीट ले लेते हैं। उसके बाद सब लोग पानी पीते हैं और जोर यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लगते हैं। जब विंग और नियोसंग अपने अपनी सीट पे बैठ जाता है तभी विंग नियोसंग को साइड से हक करते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए विंग नियोसंग को बहुत टाइटली हक कर लेता है। तभी नियोसंग भी विंग को टाइटली हक करते हुए कहता है, हाँ और तुमने भी बहुत अच्छा किया। तभी बोचंग साइड से नियोसंग को कहते हैं, सच में तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तुम्हें देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट है। ये सुनने के बाद नियोसंग एक स्माइल करता है और बोचंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो हुई इतना ग्रेट। ऐसा कहते हुए स्माइल कर रहा था। बोचंग भी नियोसंग की बातों पर स्माइल करता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे मेंबर्स बैठ के उस जोहो यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। तभी विंग का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो वह देखता है कि वहाँ पे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। विंग पहले तो सोचता है कि वो नहीं उठाएगा, लेकिन उसे लगता है कि उसे उठा लेना चाहिए अगर किसी की कोई ज़रूरत हो तो। ऐसा सोचते हुए उस फ़ोन को पिक करता है और थोड़ा सा दूर चले जाता है क्योंकि वहाँ प्रोग्राम हो रहा था ना, वो काफ़ी दूर आ गया था क्योंकि उसे अपने फ़ोन में किसी का आवाज़ नहीं आ रहा था। इसलिए वो वहाँ से थोड़ा सा दूर आके खाली प्लेस में आ जाता है जहाँ से उस प्रोग्राम की आवाज़ ना आए। वो अपने फ़ोन को कान में लगा के हेलो हेलो कह ही जा रहा था कि तभी वो नोटिस करता है उसके पास से एक ब्लैक हुडी पहना हुआ इंसान उसे क्रॉस करके गया और उसके हाथ पर एक चाकू है, जिसे देखते ही विंग की आंखें बहुत ही बड़ा हो जाता है शौक से।
वो उस इंसान की तरफ देखने लगता है। वो उस इंसान को पीछे से देख के पहचान नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है, लेकिन उसे वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। इसीलिए विंग अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखता है और उस इंसान के पीछे जाने लगता है। वो उस इंसान को फॉलो करने लगता है कि वो इंसान असल में जा कहाँ रहा है, हाथ में चाकू लेकर। अब हमें कंपटीशन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब जोहो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बैंड परफॉर्म करने वाला था उसका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और वो बैंड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जिस वजह से सारे लोग उनके लिए भी हुटिंग करने लगता है। जब उस बैंड का परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है तब वांगची अपने आसपास देखने लगता है। वो अभी डैरेन से बात कर रहा था तो उसने नोटिस नहीं किया कि विंग कब उठ के चला गया। लेकिन जब वो उसका बात करना ख़त्म हो जाता है और कंपटीशन भी ख़त्म हो जाता है तो वो विंग की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि विंग नहीं है और नियोजन से पूछता है कि विंग कहाँ है। लेकिन नियोजन कहता है वो तो काफ़ी देर पहले गया था, उसका शायद फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। फिर वो सोचता है वो काफ़ी देर पहले गया था, क्या वो वॉशरूम गया है? ऐसा सोचते हुए वो बोचन की तरफ देखता है, कहता है बोचन क्या तुमने विंग को देखा है? बोचन अपने सर को ना में हिला देता है। तभी जिंगे नियोसन की तरफ देखते हुए कहता है क्या विंग यहाँ कब से गया है? तभी नियोसन कहता है विंग तो बहुत देर पहले ही गया है और वो बहुत देर से नहीं आ रहा है। ये सुनते ही जिंगे अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, कहता है वो शिट, तुम्हें ये बात हमें पहले बताना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था विंग के लिए, क्योंकि उसे पता है अभी विंग सेफ नहीं है, एक के बाद एक उसके ऊपर खतरा आ ही जा रहा है। इसलिए वांगजी अपनी सीट से खड़ा होता है और विंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। जब वो विंग को आसपास ढूंढता है तो वो देखता है आसपास विंग कहीं नहीं है, इसलिए वो खाली जगह ढूंढने के लिए जाता है। वांगजी और जिंगी विंग को बार बार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। वांगजी बार बार विंग को कॉल कर रहा था, विंग का फोन ऑन तो था लेकिन कोई भी कॉल को पिक नहीं कर रहा था, इसलिए वांगजी को और भी ज्यादा टेंशन हो रहा था। वो हर तरफ विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। जब वो एक खाली सी कॉरिडोर में विंग को ढूंढ रहा था, तभी उसे कॉरिडोर के पास ही एक स्टेयर्स के पास उसे एक फ़ोन गिरा हुआ मिलता है। जब वो उस फ़ोन को उठाता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये फ़ोन विंग का है। विंग का फ़ोन यहाँ है तो विंग का है। वांगजी को अब बहुत बुरी तरीके से डर लगने लगा। वो तुरंत ही फ़ोन करके जिंगी को उस तरफ बुला लेता है। जिंगी भी वांगजी के पास आ जाता है और जब वो उस फ़ोन की तरफ देखता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो तुरंत अपने फ़ोन से ज़ालूशी को कॉल करता है, लेकिन लूसी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। वो अपने मन में ही सोचता है लूसी डैम इट, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज़, कोई गड़बड़ मत करना। ऐसा सोचते हुए वो वांगजी को कहता है हमें और भी ज़्यादा ढूंढना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो लोग वही आसपास विंग को ढूंढने लगे। अब हमें एक खाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग एक फ्लोर पर लेटा हुआ है और उसकी आंखें, मुंह, हाथ, पैर सब कुछ बंधा हुआ है। विंग को समझ ही नहीं आया कि अचानक से उसके साथ हो क्या गया। वो उस इंसान को फॉलो कर रहा था, लेकिन अचानक से 2 3 4 काले कपड़े पहना हुआ इंसान उसके पास आया, उसकी आंखों, मुंह, हाथ, पैर को बांध दिया। विंग को समझ आ चुका था कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। विंग अपने मन में ही सोचता है कि वो इतना बड़ा स्टूपिड कैसे हो सकता है, वो अकेले इस इंसान को फॉलो कैसे कर सकता है। सच में सब लोग सही कहते हैं, वो बहुत बड़ा स्टूपिड है और अब उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। वो सोचता है उसे एक बार वांगजी को कॉल कर देना चाहिए था, लेकिन तब तब उसके दिमाग में चल क्या रहा था, वो इस इंसान को फॉलो क्यों कर रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस अपने हाथों और पैरों की रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था, जो उसे खोल नहीं रहा था। अपने मन में ही सोचता है कि किसने मुझे यहाँ बंद किया है और क्यों, कि कोई मुझे मारना चाहता है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कोई मुझे मारना क्यों चाहता होगा। विंग अपनी ख्यालों में था, तभी उसे कुछ फुटस्टेप सुनाई देता है। 2 फुटस्टेप तो नॉर्मल शूज़ के थे, लेकिन तीसरा जो फुटस्टेप थे वो कोई लड़की हील पहन के आ रहा था। उसे क्लियरली एक हील का फुटस्टेप सुनाई दे रहा था। विंग अपने सामने की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन आंखों में पट्टी होने के बावजूद वो नहीं देख पाता। वो कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सामने जो पर्सन खड़ी हुई थी या फिर खड़ा हुआ था, वो विंग के सामने आता है और विंग के आंखों से उस पट्टी को हटा देता है और सामने के पर्सन को देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी हैरान भरी आइज से उस इंसान की तरफ देख रहा था। तभी वो लड़की जो अभी विंग के आंखों से उस पट्टी को हटाई थी, वो विंग के मुंह से उस पट्टी को भी हटा देता है, जिसके कारण विंग के मुंह से हैरानी से जालूश का नाम निकलता है। तभी जालूश हंसते हुए कहता है हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी चीज़ों से दूर रहो, लेकिन देखो तुमने नहीं सुना। अब ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो चीज़ मेरा है उसके ऊपर अगर कोई अपने आंखें उठा के देखने की भी हिम्मत करते हैं ना, तो मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगी। उसके दाएं
बेंचाओ खड़ा हुआ था और उसके बाएं तरफ शूशे खड़ा हुआ था। वो दोनों को देखकर तो विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। विंग को ये तो समझ आ रहा था कि शूशे उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन वेंचाओ, वो तो वेंचाओ से कभी बात तक नहीं किया, तो फिर वेंचाओ क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ असल में हो क्या रहा है। तभी वो जालूसी की तरफ देखते हुए कहता है, लूसी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी लूसी एक डार्कली स्माइल करते हुए कहता है, ओह तुम्हें पता नहीं तुमने क्या बिगाड़ा है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं कैप्टन को पसंद करता हूँ, और तुमने फिर भी मेरी वांग जी के ऊपर अपनी नजरें उठा के भी देखने की कोशिश की। तुम तो इतनी आसानी से जिंदा नहीं रह सकते हो, मैं ही नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वांग जी की तरफ देखने की भी। वो बस मेरा है, समझ गए तुम, वो बस मेरा है। ऐसा कहते हुए वो विंग के ऊपर शाउट करने लगा। विंग तभी अपनी वॉइस को रेस करते हुए कहता है, लूसी तुम क्या पागल हो चुके हो, वांग जी कोई चीज़ नहीं है जो वो तुम्हारा होगा और मेरा होगा, ये उसकी मर्जी है कि वो किसका होगा। तो वे जालूसी कहता है, वो मेरा ही होगा, अगर तुम हमारे बीच में ना आते तो वो मेरा ही होता, समझे। ऐसा कहते हुए वो चिल्लाने लगा, वो पागल की तरह बिहेव करने लगी। विंग को समझ आ चुका था कि जालूसी शायद अपने सही मेंटल स्टेट पे है ही नहीं। वो फिर भी जालूसी को काम करने के लिए कहता है, लूसी देखो प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो फिर लूसी विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, ओह ओ माय गॉड, अब तुम मुझे समझाओगे कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। ओह गॉड विंग, मुझे सच में तुम्हारे पर तरस आ रहा है, क्योंकि अगर ये पहले होता तो शायद मैं मान लेता, लेकिन अभी तुम्हारी इन सारी सलाह को सुनने के लिए मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि तुम इस सलाह बोलने के लिए बचोगे ही नहीं। ऐसा कहते हुए हंसने लगा। उसके बाद वो वेंजाओ की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है। वेंजाओ उसके हाथ में एक नाइफ़ रख देता है। वो नाइफ़ काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहा था। विंग उस नाइफ़ को देख कर समझ रहा था कि जालूसी शायद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वो फिर भी लूसी को समझाते हुए कहता है, लूसी देखो तुम गलत कर रहे हो, मैंने किया है क्या तुम्हारे साथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या तुम अपनी ह्यूमैनिटी खो चुके हो। तो फिर लूसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं खो चुका हूँ, तुम माँ बेटे मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर चुके हो। पहले तुम्हारी मदर की वजह से मैंने अपनी मदर को खो दिया, मैंने अपने फादर को खो दिया। वो कभी तो हमारी तरफ देखते तक नहीं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम भाई बहन जिंदा है कि नहीं। लेकिन अब तुम मेरे प्यार, मेरे वांगजी को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने मदर और फादर के गम को तो सह लूँगा, लेकिन मैं वांगजी को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उस नाइफ को विंग के फेस की तरफ बहुत ही ज़ोर से ले जाता है। विंग को लगता है अभी शायद जालूसी उसके फेस पे एक बहुत बड़ा कट लगा देगा, इसलिए वो अपनी आंखों को बहुत ही कस के बंद कर लेता है। तभी जालूसी का नाइफ विंग के फेस के करीब आके रुक जाता है। वो विंग के फेस को बहुत ही गौर से देखने लगता है। उसके बाद वो अपनी नीज पे बैठता है और विंग के फेस टू फेस बैठकर विंग के फेस पर उस नाइफ को फिराने लगता है, जैसे वो विंग के फेस पर कुछ ड्रॉ कर रहा हो। विंग को समझ नहीं आता। वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और जालूसी की तरफ देखने लगता है। विंग के आंखों में अभी कंफ्यूजिंग और डर साफ साफ जालूसी देख पा रहा था, जिसे देखकर जालूसी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, नो नो नो, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं इतनी आसानी से तुम्हें मारूंगा नहीं। इतनी आसान मौत मुझे देखकर, तुम्हें देखकर मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। ऐसा कहते हुए वो उस नाइफ को विंग के फेस की चारों तरफ घुमाने लगा। उसके बाद वो विंग के फेस को बहुत ही पास से निहारते हुए कहता है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे लगता है मुझे इस ब्यूटीफुल फेस के साथ कुछ करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उस फेस पर फिर से अपनी नाइफ को घुमाने लगा। उसके बाद जालूसी एक स्माइल करते हुए कहता है, क्यों ना मैं इस ब्यूटीफुल फेस को अपने पास ही रख लूँ। विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। वो जालूसी की तरफ ही देख रहा था और उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। तो फिर जालूसी कहता है, क्यों ना पहले मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूँ, उसके बाद तुम्हारे इस फेस की स्किन को निकाल के मैं अपने पास रख लूँ। जालूसी एक पागल लड़की की तरह बात कर रहा था, बिल्कुल एक साइको की तरह। विंग को अभी जालूसी से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी जालूसी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर वो वेंचाओ और शूशे की तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुम लोगों ने मुझे एक बार कहा था ना कि तुम्हें विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लगा था पहली नज़र में। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है। उसके बाद स्मिक करते हुए जालूसी की तरफ देखता है। तो ये जालूसी थोड़ी विंग से थोड़ा सा दूर जाके एक कोने में खड़ी हो जाती है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है
कि ठीक है, अब तुम दोनों उसके साथ जो करना चाहिए वो कर सकते हो, बाकी के काम बाद में मैं कर लूँगा। ऐसे कहते हुए वो वहीं पे रखा हुआ एक चेयर पर बैठ जाता है। फ़िंग ज़ालूशी की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो ज़ालूशी की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ज़ालूशी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये ज़ालूशी हंसते हुए कहता है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ फ़िंग, ये तो बस शुरुआत है। ऐसा कहते हुए वो उस चेयर पर कंफर्टेबली बैठ जाता है। लूसी की बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो वेंचाओ और सुशी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, तुम लोग मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। अगर लांजन को इस बारे में पता चला ना, वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी तड़पा तड़पा के मारेंगे। ऐसे कहते हुए वो उन दोनों को थ्रेट करने लगा। तभी वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, ओह सच में? पहले लांजन को तुम्हारी बॉडी तो मिलने देना, उसके बाद पता चलेगा कि वो हमारे साथ क्या करेगा। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। सुशी विंग के पैर को पकड़ता है और उस पैर की रस्सी को खोलने लगता है। तभी विंग अपने पैर को खुला पाते हुए सुशी को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुशी विंग के लेग्स को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपनी इस ब्यूटीफुल चेहरे की, अपने इस प्योर बॉडी की। देखता हूँ कब तक तुम्हारी बॉडी ये प्योर रहता है। ऐसा कहते हुए वो उसकी बॉडी से उसकी शर्ट को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग चिल्लाने लगा और वो ज़ालूशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ज़ालूशी प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे अच्छा तुम मुझे पहले ही मार दो, लेकिन ऐसा मत करो। ऐसा कहते हुए वो चिल्लाने लगा, लेकिन ज़ालूशी ऐसे विंग को इग्नोर कर रहा था जैसे वो विंग वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसकी चिल्लाना ज़ालूशी की कानों में आ ही नहीं रहा है। विंग अभी बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था, उसे बहुत बुरी तरीके से डर लगने लगा था। वो अपने मन में ही सोच रहा था कि इससे अच्छा ज़ालूशी मुझे पहले ही मार देता। उसके दिमाग में ये सब आया कैसे? लांसान तुम हो क्या? प्लीज़ मुझे बचा लो। विंग अपने मन में यही सोच रहा था और अपने हाथ पैर को मूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शूशे और वेंचाओ ने विंग को बहुत ही बुरी तरीके से ग्रैब करा हुआ था और उसकी बॉडी से उसके कपड़ों को बहुत ही रफली खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उन सबको बहुत ही स्ट्रांगली गेट खोलने की आवाज़ आता है, जिसे सुनते ही उन सब की ध्यान गेट पर जाता है। वो सब काफ़ी हैरान थे क्योंकि यहाँ अभी कोई आना ये इम्पॉसिबल है। कोई अभी कैसे यहाँ आ सकता है? यहाँ पे लोकेशन मिलना ही इम्पॉसिबल है। तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर वांग जी के साथ साथ बहुत सारे इंसान खड़े हुए हैं, जिसे देखकर शुशे और वेंच अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ज़ालूशी भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो वांग जी को देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। उसे समझ नहीं रहा था कि अभी उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तभी वो अपने चेहरे पर एक डर सा लेते हुए कहता है, वांग जी तुम आ गए। देखो ना, ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? ये लोग मुझे और विंग को यहाँ बंदी बना के यहाँ ले आए थे। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को समझाने लगा कि वेंचाओ और शुशे वो दोनों ही ज़ालूशी और विंग को यहाँ बंदी बना के लेके आए। जो सुनने के बाद वेंचाओ और शुशे बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है। वो ज़ालूशी की तरफ देखते हुए कहता है, ज़ालूशी तुम ये क्या कह रहे हो? हमने कुछ नहीं किया है, तुम तो हमें यहाँ लाए। तभी ज़ालूशी उन लोगों की बातों को काटते हुए कहता है, तुम दोनों चुप रहो। तुम दोनों ज़बरदस्ती मुझे और विंग को यहाँ उठा के लाए थे, है ना? तुम्हें क्या चाहिए हमसे, बोलो। ऐसे कहते हुए वो उन दोनों पे शाउट करने लगा। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो दोनों लूसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वेंचो कहता है, तुमने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने पहले बहन होने की खातिर तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अभी अभी बिल्कुल मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसे कहते हुए वो लूसी को घूरने लगा। अभी लूसी वांग जी के पास जाते हुए कहता है, देखो देखो ये मुझे कैसे घूर रहा है, ये मुझे पहले भी मारना चाहता था और अभी भी मारने की कोशिश कर रहा है, देखो। ऐसे कहते हुए वो वांग जी को समझाने लगा कि वेंचा और शुशे ही है वो इंसान जो ज़ालूशी और विंग को यहाँ पकड़ के ले आए हैं। वांग जी का ध्यान सबसे पहले विंग की तरफ जाता है जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। ज़ालूशी जब देखता है कि वांग जी भाग के विंग के पास जा रहा है, ज़ालूशी को फिर से गुस्सा आने लगता है। अब ज़ालूशी अपने गुस्से को बिल्कुल भी शांत नहीं करवा पा रहा है। वो तुरंत अपने हाथों में जो नाइफ पकड़ा हुआ था उसे कस के पकड़ता है और वांग जी की तरफ भागता है। वो वांग जी को हटा के विंग को स्टैप करने ही वाला था कि जिंगी कहाँ से आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ के उसे साइड कर देता है। जिंगी को अचानक से अपने सामने देख के ज़ालूशी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो ज़ालूशी जिंगी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, जिंगी मेरे हाथ को छोड़ दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुझसे मेरे पैर को, मेरी वांगजी को मुझसे छीनने की? मैं आज इसे मार दूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिंगी उसके हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। वो टाइटली ज़ालूशी के हाथ को पकड़ रहा था। अब ज़ालूशी की आंखों से आंसू निकलने लगा था। वो रोते हुए जिंगी से कहने लगता है, प्लीज़ जिंगी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। क्यों पहले इसकी मदर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसके बाद ये आ गया मुझसे सब कुछ छीनने के लिए। मैं इस बार इसे कुछ नहीं छूटने दूंगा। मैं वांग जी को अपना बना के रहूँगा। ऐसा कहते वो
अपने हाथ को जिंगी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। तो फिर जिंगी जालूशी के शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, लूसी लूसी शांत हो जाओ, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, प्लीज़ प्लीज़ लूसी खुद को संभालो, ऐसा मत करो। ऐसा कहते वो जालूशी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जालूशी के दिमाग में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था और वो इतना ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था कि वो अपने हाथों को बस छुड़ाना चाहता था और विंग को स्टैप करना चाहता था। जालूशी के बिहेवियर से विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो वांग जी को बहुत ही टाइटली हक कर लिया था और वांग जी भी सिक्योरली विंग को अपने बाहों में कैच कर लिया था। तभी जालूशी नोटिस करता है कि उनके आसपास और भी लोग जमा होने लगे। जालूशी जब अपने आंखों को उठा के आसपास देखने लगता है तो वो देखता है कि आसपास बहुत सारे पुलिस के लोग थे, जिन्हें देखकर जालूशी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी हैरानी भरी आइज से जिंगी की तरफ देखता है, तभी जिंगी उसकी तरफ देखकर शाय करता है और अपने सर को डाउन कर लेता है। लूसी जिंगी की तरफ देखकर डिसबिलीफ में कहता है, जिंगी क्या क्या इन्हें तुमने बुलाया है? जिंगी लूसी की तरफ देखकर कुछ नहीं कहता है। जालूशी को समझ आ जाता है कि ये सब जिंगी ने ही किया है। जालूशी एक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम भी मेरे पीछे पीछे ऐसे छुरी घोंप दोगे। तभी जिंगी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम जो कर रहे थे वो गलत था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं दे सकता था। ऐसा कहते हुए वो जालूशी की तरफ देख रहा था। जालूशी की आंखों से आंसू तो बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल था, एक सैड स्माइल। वेंचर और शुशे इन दोनों ने जब देखा कि पुलिस अंदर आ रहा था, इन लोगों का तो बैंड बज चुका था। वो लोग भागना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे बस एक ही डोर था, तो उन लोगों के लिए भागना इम्पॉसिबल था। इसलिए उन लोगों को खुद को पुलिस के पास सरेंडर कर देता है। पुलिस के लोग जालूशी के पास भी आता है। वो लोग जालूशी के हाथ से उस नाइफ को ले लेता है, फिर जालूशी को भी पकड़ लेता है। जालूशी अब नीचे देख रहा था, वो किसी की तरफ नहीं देख रही थी। तो वे जिंगी जालूशी की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी लूसी, लेकिन तुम जो कर रहे थे वो गलत था और मैं तुम्हारे इस काम में साथ नहीं दे सकता था। ऐसा कहते वो लूसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था, लेकिन एक सैडनेस था। शायद लूसी उसका प्यार था जिसे उसे आज पुलिस के हवाले करना पड़ा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लूसी जो कर रहा था वो गलत था और वो गलत का साथ कभी नहीं दे सकता। ऐसा सोचते हुए वो लूसी की तरफ देख रहा था। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक कमरे में एक लड़की बैठा हुआ था और उसने अपने हाथों में वांग जी की पिक्चर लिया हुआ था। तभी उस कमरे का गेट ओपन होता है, अंदर से जिंगी आ रहा था। वो अंदर आके उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, लूसी चलो, तुम्हारे सेशन का टाइम हो चुका है। तभी जालूशी पीछे मुड़ता है। हाँ, वो जालूशी है। जालूशी कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस के लिए कोर्ट से उसे 16 साल का जेल दिया गया था, लेकिन जालूशी के वेल बिहेवियर के कारण और उसकी मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है, इसके कारण उसे 6 साल पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था। जालूशी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और वो उस कमरे में आया था। जब वो जेल से छूटा था, जिंगी ने उसका पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी ले लिया था और तब से जालूशी जिंगी के साथ ही रह रहा था। जिंगी जालूशी की मेंटल हेल्थ को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एक साइकेट्रिस्ट भी जालूशी के लिए ठीक किया था और वो आने के बाद से कुछ समय से उस साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा था। जिंगी अभी भी वांग जी की ट्रॉमा से उभर नहीं पाया है। वो अभी भी कहीं ना कहीं वांग जी को चाहता है, अपनी ज़िद के लिए सही, लेकिन वो वांग जी को अभी भी चाहता है और इसीलिए वो अपने रूम में वांग जी का एक पिक्चर भी रखा है। जिंगी को इससे थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है जालूशी का मेंटल हेल्थ ऐसा हो गया है कि वो अभी भी अपनी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला है। वो वांग जी के ऊपर जो ऑब्सेशन रखता था उससे उभर नहीं पाया है। जालूशी वांग जी की पिक्चर को अभी भी देख रहा था। तभी जिंगी कहता है, तुम इसे रख दो, पहले तुम साइकेट्रिस्ट को विजिट करके आना, फिर देखना। ऐसा कहते हुए वो जालूशी कंधों पर हाथ रखता है। वे जालूशी एक स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जिंगी? ये सुनने के बाद जिंगी एक स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, ये कहना गलत है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हूँ वांग जी से, लेकिन ठीक है, इन सब में उसकी भी तो कोई गलती नहीं है ना, इसलिए मैं उसे दोष नहीं दे सकता। यार वैसे भी वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है अपने प्यार के साथ। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है। तो ये जालूशी सामने की विंडो की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, वो बहुत खुश है अपने लवर के साथ। ऐसा कहते हुए वो सामने देखने लगा। तभी जालूशी जिंगी से कहता है,
क्या उन दोनों का शादी हो चुका है इतने दिनों में? चिंगी की स्माइल करते हुए कहता है हाँ, उन लोगों का शादी 7 साल पहले ही हो चुका है और अब तो उन लोगों का एक 5 साल का बेटा भी है। ये सुनते ही जारुशी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। फिर जिंगी जारुशी के कंधे को धीरे से रब करते हुए कहते हैं चलो हमें लेट हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो पीछे मुड़ता है और जाने ही वाला था कि जारुशी जिंगी के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। जिंगी पहले उस हाथ को देखता है, उसके बाद जारुशी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उसे सामने की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन जारुशी उसे रोक देता है। वो अपनी दोनों हाथों से जिंगी की दोनों हाथों को पकड़ता है और जिंगी की आंखों में देखते हुए कहता है वांगजी तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, लेकिन मैं भी वांगजी से मूव ऑन करना चाहता हूँ जिंगी। ऐसा कहते हुए वो जिंगी के हाथों में देखने लगा। जिंगी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में जारुशी क्या कर रहा है। तभी जारुशी जिंगी के हाथ को छोड़ता है। उसके बाद वो उस टेबल पे पास जाके वांगजी की पिक्चर को ले लेता है। वो थोड़ी देर तक तो उस पिक्चर को देखता है, उसके बाद वो उस टेबल पे पास पड़ा हुआ उस डस्टबिन के अंदर उस पिक्चर को फेंक देता है, जिसे देखकर जिंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जारुशी जिंगी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसके पास आकर उसके गले में अपने हाथ को रब करके उसके आंखों में देखते हुए कहता है विल यू मैरी मी। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करने लगा। जिंगी तो पहले समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि सडन ये सब हो गया। जिंगी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि जारुशी ऐसा कुछ कर देगा। वो पहले ही थोड़ी देर तक जारुशी की तरफ देखता है, उसके बाद उसके चेहरे पे एक ब्राइट सी स्माइल आ जाता है। वो तुरंत ही जारुशी को हक कर लेता है और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है कि हाँ आई वॉन्ट टू मैरी यू प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो जारुशी को बहुत ही कस के हक कर लेता है। जारुशी भी जिंगी को बहुत ही कस के हक कर लेता है। अब हमें लानमेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने कार को पार्क कर रहा था और किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहा था। वो अपनी कार से बाहर निकलता है और फ़ोन में किसी से कहता है यस अंकल आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम इतना लेट नहीं करूँगा। एक्चुअली आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था इसलिए। नहीं नहीं प्लीज़ आप परेशान मत होइए, ठीक है, आप जल्दी से खाना खाइए और सो जाइए, ओके, गुड नाइट। उसके बाद वो अपने फ़ोन को रख देता है और मेंशन के अंदर जाता है। जब वो मेंशन के लिविंग रूम में पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे एक इंसान एक 5 साल की बच्चे के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाता है। जब वो इंसान और वो 5 साल का बच्चा विंग को देखता है तो वो 5 साल का बच्चा भागते हुए विंग की तरफ आता है, कहता है मम्मा आप इतना लेट क्यों कर दिया। ऐसा कहते हुए वो विंग को हक कर लेता है। विंग भी तुरंत ही उसे हक कर लेता है और उससे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके दोनों चिक्स पर और फोrehead पर किस करता है। वो बच्चा भी विंग को दोनों चिक्स पर किस कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ था वो विंग के पास आता है और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है तुमने आज इतना लेट क्यों कर दिया। तो ये विंग कहता है लाल इंसान तुम्हें पता है ना ऑफिस में न्यू प्रोजेक्ट के लिए कितना ज़्यादा काम चल रहा है, इसलिए मैं तो घर आ पाया, ब्रदर तो वो भी नहीं आ पाया। ब्रदर तो आज शायद पूरी रात ऑफिस में रहने वाला है। ऐसा कहते हुए वो वांगजी के नोज़ पर धीरे धीरे पिंच करने लगा। तो ये वांगजी कहता है हाँ मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन नहीं तो मैं भी ऑफिस में जाता। मेरी वजह से तुम्हारे अब ब्रदर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है ना। ये सुनने के बाद विंग एक स्माइल करता है और अपने नाम में सिर हिलाते हुए कहता है नहीं नहीं, अगर तुम जाते फिर भी एक ही प्रेशर रहता, तुम ज़्यादा मत सोचो। ऐसा कहते हैं वो वांगजी की फोरेड को चेक करने लगा। वांगजी को थोड़ा फीवर हुआ था, जिस वजह से वांगजी की ब्रदर और विंग ने उसे घर में ही रोक दिया था। वांगजी रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी ब्रदर और अपनी वाइफ की बातों को मानते हुए उसे रुकना पड़ा था और अंकल भी घर में नहीं था, इसलिए विंग ने उसे ये कह के रोक दिया था कि उसे पूरी दिन आयुन का ध्यान रखना पड़ेगा और लास्टली वांगजी को मारना भी पड़ा था। विंग उन दोनों की तरफ ही देखते हुए कहता है क्या तुम दोनों ने डिनर किया। ये सुनने के बाद वांगजी और आयुन दोनों ने अपने सर को नाम हिलाता है। तब विंग कहता है ठीक है मैं जल्दी फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद तीनों मिलकर एक साथ डिनर करेंगे, ओके। ये सुनने के बाद वांगजी और आयुन दोनों अपने सर को हाँ में हिला देता है और विंग ऊपर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग आयुन को उसके रूम में सुला कर फिर अपने रूम में आ रहा था। वो जब अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वांगजी लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। वो अपनी गेट को लॉक करता है, उसके बाद वांगी के पास जाके उसे पीछे से हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी भी काम कर रहे हो। ये सुनने के बाद वांगजी अपने सिर को नाम में शेक करते हुए कहता है नहीं नहीं, असल में आयुन की वजह से मैं पूरा दिन काम नहीं कर पाया ना, इसलिए मैं पूरा दिन का डिटेल चेक कर रहा हूँ। ये सुनते ही विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। वो वांगी के चिक्स पर किस करता है, कहता है चलो बेड में चलो, तुम्हें अभी सोना चाहिए, तुमने दवाई ले लिया।
ये सुनने के बाद वांग जी अपने सर को हाँ में हिला देता है। तो विंग कहता है आज मुझे जिंगी का कॉल आया था। ये सुनते ही वांग जी का हाथ लैपटॉप में रुक जाता है। आज भी जब भी विंग जिंगी की बात करता है तो वांग जी को पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत जेलसी फील होता है, लेकिन उसे पता है कि जिंगी विंग के लिए ऐसा कुछ फील नहीं करता। इसीलिए वांग जी बस विंग की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी की रिएक्शन देखकर विंग एक स्माइल करते हुए कहता है ज़ालुशी और जिंगी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद वांग जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाता है। वो एक छोटा सा स्माइल करता है और विंग की तरफ देखते देखते हुए कहता है कि कब है। विंग कहता है 1 हफ्ते बाद, हम सबको उसने अपनी शादी में बुलाया है। जिंगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। तभी वांग जी अपने सर को शाई करते हुए कहता है हाँ ये तो उसका चाइल्डहुड ड्रीम था, है ना। ऐसा ये कहते हुए वो स्माइल करने लगा। विंग भी वांग जी को बात को सुनकर स्माइल करता है। उसके बाद वो वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है चलो बेड पे जाके सो जाते हैं। वांग जी भी विंग की बात पर नोट करता है। फिर वो दोनों बेड पे चले जाते हैं। विंग उस रूम की सारी लाइटें ऑफ कर देता है। फिर वांग जी विंग को एक किस करता है। उसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को गुड नाइट विश करके सो जाते हैं। सो नाउ मैंने इस फैन फिक्शन को ख़त्म कर ही दिया। मैंने इस फैन फिक्शन को बहुत ही लंबा खींचा था, लेकिन फाइनली इस फैन फिक्शन को मैंने ख़त्म कर लिया। आई होप आप लोगों ने इस फैन फिक्शन को एंजॉय किया तो प्लीज़ आज के पार्ट भी कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा। और मैं नेक्स्ट फैन फिक्शन जो लाऊंगी उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ। मेरा नेक्स्ट फैन फिक्शन आने में शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द है और मैंने इस वीडियो को भी 2 दिनों तक रिकॉर्ड किया था। और इस वजह से मेरे गले का दर्द जब कम होगा मैं तभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। और दूसरी बात, इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं जो नेक्स्ट फैन फिक्शन होगा उस फैन फिक्शन में वांगी जो होगा वो विंग को थोड़ा बहुत ज़्यादा बुली करेगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बहुत पहले कही थी कि मैं ऐसी एक फैन फिक्शन लाऊँ जिस फैन फिक्शन में वांगी विंग को थोड़ा बहुत ज़्यादा बुली करे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका रिक्वेस्ट फुलफ़िल करूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने की। तो नेक्स्ट जो फैन फिक्शन होने वाले हैं उसमें शायद आपको एक क्रूल वांगजी दिखे जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, लेकिन फैन फिक्शन को मैं हैप्पी एंडिंग रखने की ही कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट बात कि मेरी ये वार्निंग है कि जिन लोगों को भी ये पसंद नहीं कि वांगजी विंग को बुली करे या फिर ऐसे इनफे पसंद नहीं, तो आप लोग इस फैन फिक्शन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस फैन फिक्शन में हर्ट हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कितने हर्ट होंगे, लेकिन हो सकते हैं। तो मैंने पहली वार्निंग दे दिया है। ओके, फैन फिक्शन के अंदर जाके आप कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और आजकल सब लोग बीमार हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। और मेरा नेक्स्ट फैन फिक्शन भी थोड़ा सा लेट में आ सकता है शायद, क्योंकि मेरे गले में काफ़ी दर्द है। तो मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ इस फैन फिक्शन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।